देखिए क्लास 6 की सीबीएसई की हिस्ट्री की किताब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में पहुंच गए हैं, जिसका टाइटल है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। सबसे पहले रोशन के रुपए, रोशन के पास कुछ रुपए हैं और ये रुपए कुछ क्रिस्प नोट्स हैं जो उसके ग्रैंडफादर ने रोशन को उसके बर्थडे पे दिए हैं। अब चूंकि रोशन चाहती है कि वो एक नई सीडी खरीद ले, लेकिन वो इन न्यू नोट्स को देखना भी चाहती है, क्योंकि उसके लिए एक अच्छी बात है कि उसके हाथ में कुछ करेंसी है। वैसे भी जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे पास एक क्रेविंग होती है कि हम करेंसी, हमारे पास नोट रहे, क्योंकि हमें पता होता है कि ये नोट कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हमारे उस कंट्रोल में रहे, तो हम लोग ये कभी कभी चाहते हैं। तो जब उसके हाथ में एक नोट आया तो उसने देखा कि राइट साइड पे एक गांधी जी की इमेज है और लेफ्ट साइड पे एक सेट ऑफ लॉयंस है। वो लॉयन एम्बलम कुछ इस तरीके का है, बना हुआ है। तो ये चीज उसके दिमाग में आया कि ये लॉयंस हमारे नोटों पे क्या बने हुए हैं, क्या ये इंडिया का एक सिंबल है, ऐसा कुछ है। तो देखिए, अ वेरी बिग किंगडम इज एन एम्पायर, यहां पे ये बताया गया है कि एक अंपायर होता है एक बहुत बड़ा किंगडम, और हमारे नोट्स पे जो लॉयंस दिखते हैं इसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। ये जो लॉयंस हैं ये रियली में स्टोन में कार्व किए गए थे और एक मैसिव स्टोन पिलर के ऊपर रखे गए थे सारनाथ में। सारनाथ नाम की जगह वो जगह थी वाराणसी में जहां पे बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था। और अशोक, क्या अशोक से ओरिजिनेट होते हैं ये सारनाथ का ये जो लॉइन कैपिटल है? देखिए, अशोक वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स है हिस्ट्री में। उसके इंस्ट्रक्शंस मिले हैं हमको बहुत सारे पिलर्स पे इंस्क्राइब होके, बहुत सारी रॉक की सरफेसेस पे उसके इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखे है इसके बारे में देखा जाएगा। ठीक है, और अशोका का जो अंपायर किंगडम था उसे अंपायर क्यों कहते हैं इसके बारे में देखा जाएगा। तो यहाँ पे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि जो हमारे नोट पे जो शेर हैं वो एक स्टोन से स्कल्प्ट करके बनाए गए हैं और ये मिला था। ये स्टोन एक स्टोन पिलर है सारनाथ में, इसके ऊपर पहली बार डिस्कवर किया गया था। ऑब्वियसली बात है, उसको अशोक ने इंस्टॉल करवाया था। जो एम्पायर अशोक रूल करता था उसको बनाया था उसके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने, आज से 2300 साल पहले, लगभग 300 बीसी में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? चाणक्य ने, जिसका नाम कौटिल्य भी है, जिसने अर्थशास्त्र लिखी है। देखिए, अर्थशास्त्र के बारे में, कौटिल्य के बारे में, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में मैंने बहुत बात कर रखी है। एंशिएंट और मीडिवल की प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, आप जाके जरूर देखिए। अब यहाँ पे देखते हैं डायनेस्टी का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर एक ही फैमिली के मेंबर्स रूलर बन रहे हैं एक के बाद एक, जैसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य रूलर बना, फिर बिंदुसार उसका बेटा रूलर बना, फिर बिंदुसार का बेटा अशोक रूलर बना, तो इस तरीके से फिर अशोक का बेटा रूलर बनेगा। तो इस तरीके से जब एक ही लीनियज के बेटे रूलर बनते जा रहे हैं तो वो एक डायनेस्टी बन जाती है, क्योंकि एक ही फैमिली के जो फ्यूचर सन्स हैं वो रूलर बनते जा रहे हैं। तीन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी में, चंद्रगुप्त, उसका सन बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक के मरने के बाद मौर्य एम्पायर बहुत तेजी से गिरा है। इसके रीजंस को भी मैंने एक्सप्लोर किया है कि अशोक के मरने के बाद ये एम्पायर इतनी जल्दी कैसे गिर गया, 50 साल के अंदर इतना माइटी एम्पायर खत्म हो गया, कैसे खत्म हुआ इसकी बात करेंगे। फिर इस मैप को, नीचे मैप 5 को देखते हैं फ्रेंड्स। ये वो कुछ प्लेसेस जहां पे अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो यहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनको रेड डॉट से दिखाया गया है। तो देखिए कितने सारे रेड डॉट्स हैं फ्रेंड्स। मानसहेरा, शाहबाज गरही, लंपका, कांदाहार। लंपका कांदाहार तो आपका अफगानिस्तान में है, ये वाला इलाका पाकिस्तान का है, इसके ऊपर यहाँ अफगानिस्तान है, ये बाउंड्री है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंडिया पाकिस्तान की प्रेजेंट डे बाउंड्री है। फिर इंडिया में कितनी जगह, लुम्बिनी, मेरठ, कालसी, तोपरा, बहारपुर, गुर्जरा, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पंगुरिया, गिरनार, सुपारा, कितनी जगहों पे मिले हैं। अच्छा, एक सवाल है कि वो कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पे अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, और किस किस इंडियन स्टेट्स में अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, और ऐसे कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो अशोक के एम्पायर के बाहर थे। अब देखिए, यहां पे हल्का फुल्का आइडिया तो फ्रेंड्स मैंने आपको दे ही दिया है। इंडिया के अलावा पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अशोक के। नेपाल के बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं अशोक के इंस्क्रिप्शंस। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या श्रीलंका में अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं? फिर इंडिया में ऐसे कौन से स्टेट्स थे जो अशोक के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर में नहीं थे? क्या प्रेजेंट डे केरला अशोक के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर में था? ये कुछ सवाल जो मैंने आपसे पूछे, इनका जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको जवाब ना समझ में आए
तो मेरी एंशियंट हिस्ट्री की वीडियोस देख लीजिएगा इन टॉपिक से रिलेटेड, वहां पे आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं तो थोड़ा पेशेंट रहिए, आगे आने लो तो 2-3 वीडियोस में आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। फिर इस एम्पायर में आपको बहुत सारी सिटीज ब्लैक डॉट से भी दिख रही हैं, जिसमें कुछ पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन है। देख लेते हैं इनको। ये रहा तक्षशिला, ये रहा उज्जैन और ये रहा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो मगध के बिल्कुल सेंटर में, और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी भी रहा है बहुत सालों तक। हालांकि राजगृह जिसको राजगीर बोलते हैं वो भी राजधानी रहा है। तो जो तक्षशिला है वो नॉर्थ वेस्ट का गेटवे है सेंट्रल एशिया का, यानी सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट जाते वक्त बीच में तक्षशिला पड़ता है। उज्जैन नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ के रास्ते में पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे मर्चेंट, ऑफिशियल, क्राफ्ट्स पर्सन इन की सिटीज में रहा करते थे, क्योंकि एक बेसिकली एक गेटवे पे पड़ती हैं ये। समझ गए? अगर आपको नॉर्थ वेस्ट या सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाना है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका रूट है वो तक्षशिला से होता हुआ गुजरेगा। अगर आपको नॉर्थ से साउदर्न स्टेट्स की तरफ जाना है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका रूट है वो उज्जैन से होता हुआ निकलेगा। इसलिए ये सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गेटवे थी। फिर अलग अलग जगहों में विलेजेस हैं जहां पे फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे। फिर कुछ एरियाज हैं सेंट्रल इंडिया में जहां पे फॉरेस्ट थे, जहां पे पीपल फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते थे और फूड के लिए एनिमल्स की हंटिंग करते थे। अलग अलग अंपायर के पार्ट्स में लोग अलग अलग लैंग्वेजेस का प्रयोग करते थे। ठीक है, वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते थे, अलग अलग तरीके का खाना खाते थे। तो जो उनका कल्चर था, उनकी भाषा थी, उनका खान पान था, जो उनके कपड़े पहनने का तरीका था, वो थोड़ी थोड़ी जगहों पे चेंज होता था। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, तक्षशिला में, तक्षशिला पाकिस्तान में, कांदाहार अफगानिस्तान, अगर कांदाहार जो कि अफगानिस्तान में, वहां पे रहने पीना खान पान के तरीके को आप देखोगे तो वो उज्जैन से काफी अलग होगा। क्यों होगा? उज्जैन में उतनी सर्दी नहीं पड़ती, बट कांदाहार में बहुत सर्दी पड़ती है ठंडियों के टाइम पे। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां का रहन सहन अलग हो जाएगा, खान पीन अलग हो जाएगा। ठंडी है तो वहां के लोग नॉनवेज ज्यादा खाएंगे, कपड़े वहां के थोड़े ज्यादा भारी होंगे कांदाहार के, चूंकि वहां बहुत ठंडी पड़ रही है। समझ रहे हैं ना? जगह टू जगह कल्चर बदल रहा था, खान पान बदल रहा था, रहने का तरीका बदल रहा था, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स बदल रहे थे। अच्छा, एम्पायर और किंगडम में क्या फर्क होता है ये बताइए। देखिए, एम्परर्स को किंग से ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए, क्योंकि एम्पायर्स किंगडम से बहुत बड़े होते हैं। एक अंपायर के अंदर बहुत सारे किंगडम आते हैं, और इसीलिए एक अंपायर के लिए बहुत बड़ी बड़ी आर्मी चाहिए। बहुत बड़ी आर्मी ही अंपायर्स को मेंटेन कर सकती हैं, और प्लस बहुत ज्यादा ऑफिसर्स चाहिए एक अंपायर में टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि अंपायर बहुत बड़ा है, सेंट्रलाइज्ड प्लेस से राजा राज कर रहा है, तो वो अपने ऑफिसर्स को पूरे राज्य में डिप्यूट करेगा जो उसके बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो रूलिंग द अंपायर, तो यहां पे हम समझेंगे कि भैया अंपायर को रूल करना अपने आप में ही एक कला है, इतना आसान नहीं है। जो अशोक का अंपायर था वो बहुत बड़ा था, और अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। जैसे कि पाटलिपुत्र के आसपास का जो इलाका था वो एम्परर डायरेक्ट कंट्रोल करता था, क्योंकि एम्परर वहीं पे रहता था। एम्परर ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था ताकि वो फार्मर से टैक्सेस को कलेक्ट कर सके, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से टैक्सेस को कलेक्ट कर सके जो वहां पे विलेजेस या टाउन्स में रहते हैं। फिर अगर रूलर के ऑर्डर को किसी पर्सन ने नहीं माना है तो ऑफिसर्स उसको सजा भी देते थे। इन ऑफिसर्स को अपना काम करने के लिए तनख्वाह मिलती थी। फिर इन ऑफिसर्स से नजर रखने के लिए भी स्पाइज लगा रखे थे किंग ने। ये किंग्स ऑफिशियलों के कामों पर नजर रखते थे, और कोई ऑफिशियल अगर गलती करेगा तो कुंग उसे सजा देगा। तो बहुत सारे मैसेंजर्स और स्पाइस लगा रखे थे राजा ने, ताकि नीचे के लेवल पे स्पाइस अपनी, नीचे के लेवल पे जो ऑफिशियल्स है वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, इसकी खबर रेगुलरली राजा के पास पहुंचे। और इन सबको सुपरवाइज कौन कर रहा था? एम्परर कर रहा था। अब एम्परर कोई सुपर ह्यूमन तो है नहीं कि अकेले ही सब कुछ कर लेगा, तो उसको बहुत सारे लोग मदद करते थे रॉयल फैमिली की, उसके बेटे, उनके बेटों के बेटे, ठीक है, उनके रिश्तेदार, सीनियर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता था जो उसकी मदद करते थे इस एडमिनिस्ट्रेशन में। ये किंग पे डिपेंड करेगा कि वो अपने चारों तरफ कितने एफिशिएंट लोगों को अपॉइंट करता है इन कामों को करने के लिए। ठीक है, फिर दूर दराज में भी इलाके थे, प्रांत थी, ठीक है, और दूर दराज के जो इलाके थे वो प्रोविंशियल कैपिटल से रूल किए जाते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल उज्जैन के आसपास का इलाके का कैपिटल उज्जैन होगा, वहां से सारे नियम कानून निकलेंगे। टकसिला के आसपास का इलाका का जो सारा कंट्रोल होगा टकसिला से होगा। उसी तरीके से कांधार के आसपास के इलाके का जो पूरा कंट्रोल होगा वो कांधार से होगा। अब ये सब जगहें उज्जैन, टकसिला, जो कि पाटलिपुत्र से बहुत ज्यादा दूर थी, तो पाटलिपुत्र का उन पे लिमिटेड इफेक्ट था।
तो होता यह था कि जो राजा होता था, किंग होता था, वो अपने ट्रस्टेड गवर्नर्स को, अपने बहुत खास गवर्नर्स को भेजता था इन जगहों पर राज करने के लिए। और जिन गवर्नर्स को वो वहां पे अपॉइंट करता था, ये राजा के बहुत खास लोग हुआ करते थे। और ये गवर्नर्स अपनी अपनी जगहों के सर्वे सर्वा हो जाते थे। यानी उज्जैन का गवर्नर उज्जैन का सर्वे सर्वा होगा, क्योंकि उज्जैन का गवर्नर सीधे से सीधे किंग अशोका का रिप्रेजेंटेटिव है, और वो ऑन बिहाफ ऑफ अशोका रूल कर रहा है वहां पे। ठीक है। फिर फ्रेंड्स क्या था कि इन जब चूंकि अशोका का एम्पायर बहुत बड़ा था, इसलिए बहुत अलग अलग जो मेजर कैपिटल्स थी, अलग अलग जो मेजर सेंटर्स थे, जैसे तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, कांदाहार हो गया, आपका मगध का पाटलिपुत्र हो गया, इन सब सेंटर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, लंबी लंबी सड़कें थी, रिवर्स थी। अब इन सड़कों का, इन रिवर्स का ट्रांसपोर्ट में एक बहुत मेजर रोल था। ठीक है। तो रोड्स और रिवर्स का एक बहुत मेजर रोल था किस चीज में? देखिए, रोड्स और रिवर्स जितनी अच्छी होंगी उतना अच्छा ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होंगी, जितनी अच्छी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होंगी उतना अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उतना ही एफिशिएंटली वो टैक्सेस को भी कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिब्यूट को भी कलेक्ट कर सकते हैं। टैक्सेस जो कि देने ही देने हैं, ट्रिब्यूट जो इंसान अपनी मर्जी से या जो प्रजा अपनी मर्जी से राजा को देती थी। अर्थशास्त्र जो किताब लिखी कौटिल्य में, उसमें इस बारे में बात की गई है कि कैसे ब्लैंकेट्स आया करते थे नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट में ठंडी पड़ती तो ऑब्वियस बात है वहां ब्लैंकेट्स अच्छे मिलते थे। साउथ इंडिया से गोल्ड मिलता था, कर्नाटका के इलाके में गोल्ड मिलता था, प्रीशियस स्टोन मिलते थे साउथ इंडिया से। बहुत सारे रिसोर्सेज ट्रिब्यूट के फॉर्म में भी इकट्ठे किए जाते थे, बहुत सारे टैक्स के फॉर्म में भी इकट्ठे किए जाते थे। तो ये जो मैनेजमेंट था, ये जो कंट्रोल था सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये बहुत ट्रिकी प्रोसेस था, जो बहुत तरीके से उस समय पे किया जाता था। तो जैसे ट्रिब्यूट की बात कर ली, कि जो टैक्सेस हैं वो रेगुलर बेसिस पे इकट्ठे किए जाएंगे, लेकिन ट्रिब्यूट लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से देंगे, चाहे वो अपनी मर्जी से ज्यादा विलिंगली दे रहे हो, चाहे कम विलिंगली दे रहे हो, अलग अलग चीजें ट्रिब्यूट में दी जा सकती हैं। फिर वहां पे बहुत सारे फॉरेस्टेड रीजन्स भी थे, जहां पे बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, और इन जंगलों में जो लोग रहते थे वो इंडिपेंडेंट होते थे, लेकिन इन लोगों से भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको हाथी प्रोवाइड करे, टिम्बर प्रोवाइड करें, हनी शहद प्रोवाइड करें, वैक्स प्रोवाइड करें। समझ गए ना? तो ये जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, जिनको कहीं कहीं केस में हंटर गैदरर्स भी कहा गया है, ये हंटर गैदरर्स भी राजा को अपने ट्रिब्यूट्स और चीजें भेजा करते थे। अब उन चीजों को अगर जबरदस्ती मांगा गया है तो टैक्स हो गई, अपने मन से दे दिया तो वो ट्रिब्यूट हो गई। अब द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी के बारे में हम एक कहानी पढ़ते हैं। मेगास्थीन्स एम्बेसडर था। एम्बेसडर किसका था? ग्रीक रूलर था वेस्ट एशिया का, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने अपने रिप्रेजेंटेटिव मेगास्थीन्स को भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और फिर इस मेगास्थीन ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रह के जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था उस टाइम पे, उस टाइम को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट किया है। जब कभी भी कोई ओकेजन होगा और उस ओकेजन पे एम्परर अगर सबके सामने पब्लिक में आ रहा है तो बहुत ही ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन हुआ करता था। गोल्डन पैलेंक्विन में राजा आता था, चारों तरफ एलिफेंट्स होते थे उसके, और गार्ड्स उन एलिफेंट पे सवार होते थे अपने राजा को बचाने के लिए। ये जो एलिफेंट्स है वो गोल्ड और सिल्वर से सजाए गए हुए होते थे। जो गार्ड्स थे वो ट्रीज कैरी करते थे जिसमें लाइव बर्ड्स होती थी, ट्रेन्ड पैरट्स होते थे, जो कि एम्परर के सर के आसपास घूमते रहते थे ताकि एक सर्कल सा बन जाए एम्परर के सर के आसपास, यानी वो उसको एक भगवान की इमेज मिले। फिर किंग के चारों तरफ आर्म्ड वुमेन हुआ करती थी। तो मतलब एम्परर की सिक्योरिटी तगड़ी होती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो राजा है तो उसको कांस्टेंट डर है कि उसके बहुत सारे दुश्मन है, कोई इसको मार सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है चारों तरफ लोग ध्यान रखने के लिए होते थे। फिर उसके कुछ स्पेशल सर्वेंट्स होते थे, जब भी राजा को खाना दिया जाता था, खाना को खाने से पहले वो स्पेशल सर्वेंट्स उस खाने को टेस्ट करते थे कि कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया गया है। फिर एम्परर किसी भी एक रूम में लगातार 2 रातों के लिए नहीं सोता है, उसके 60 70 80 100 150 कमरे हुआ करते थे, और वो रैंडमली किसी भी कमरे में सोता था। ठीक है। फिर पाटलिपुत्र के बारे में क्या बोला है मेगास्थीन्स ने? पाटलिपुत्र के बारे में बोला है कि बहुत ही बड़ी और खूबसूरत सिटी है, एक मॉसिव वॉल से सिटी को सराउंड किया गया, यानी सिटी को फोर्टिफाई किया गया। 570 टावर्स हैं, 64 गेट्स हैं उस फोर्टिफिकेशन में। इसके अंदर जो घर हैं वो 2 मंजिले के भी हैं, 3 मंजिले के भी हैं, लकड़ी से बने हैं, मड ब्रिक से बने हैं। जो किंग का पैलेस है, अशोक का पैलेस है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस है वो लकड़ी का बना हुआ है, जिसको स्टोन कार्विंग से सजाया गया है, चारों तरफ गार्डन से ढका हुआ है, और कई सारे इंक्लोजर्स हैं जहां बर्ड्स को भी रखा जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डू थिंक द किंग्स हैड स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड ही एट? ऑब्वियस सी बात है कि उस फूड में कोई जहर न मिला हो, तो अगर कुछ होगा तो स्पेशल सर्वेंट को होगा।
और जब स्पेशल सर्वेंट को कुछ नहीं हुआ मतलब कि वो खाना सही है, राजा खा सकता है। पूछा गया कि भाई पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस टर्म्स में अलग था। अब आप मोहनजोदड़ो के बारे में जाके पढ़िए तो आपको आइडिया लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से कई चीजों में एडवांस था। किन किन चीजों में एडवांस था ये आप खुद आइडेंटिफाई करिए, हर चीज मैं आपको यहाँ पे खाने की तरह सामने नहीं रख सकता हूं। अब देखिए, अशोक एक यूनिक लीडर था। क्यों? मॉडर्न रूलर्स में जो सबसे यूनिक माना गया है वो है अशोक। पहली बार ऐसा हुआ कि अशोक अपने मैसेजेस को अपने लोगों तक इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में लेके गया। अब वो इंस्क्रिप्शंस रॉक्स पे कराए गए या स्टोन पिलर्स पे कराए गए वो एक अलग बात है, बट इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में अशोक ने अपने मैसेज अपनी प्रजा तक पहुंचाए। ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत में थे, प्राकृत लोगों की लैंग्वेज थी, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी। देखिए, इसी ब्रह्मी स्क्रिप्ट से हमारी हिंदी भी निकली है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट से ज्यादातर भाषाएं निकली है नॉर्थ इंडिया की, प्राकृत भी इसी ब्रह्मी स्क्रिप्ट की थी। अब हम बात करते हैं अशोक वॉर इन कलिंगा के बारे में। देखिए, कलिंगा आपका एंशियंट नेम है कोस्टल उड़ीसा का। कोस्टल उड़ीसा का एंशियंट नेम है आपका कलिंगा। 68 नंबर पन्ने पे इसका मैप देखिए, यहाँ पे आपको कलिंगा दिख जाएगा, यहां दिख रहा है आपको कलिंगा। तो ये जो उड़ीसा का कोस्ट है, प्रेजेंट डे आज जो उड़ीसा है उसका कोस्ट है, वो एक्चुअली में कलिंगा था उस टाइम पे। अब अशोका ने कलिंगा को जीतने के लिए एक बहुत ही भयानक वॉर लड़ा है, और वॉर इतना भयानक था, इतना वायलेंस हुआ, इतना खून बहा कि उस खून को देखने के बाद, उस मौतें देखने के बाद अशोक ने डिसाइड किया कि भैया मैं और कोई वॉर नहीं लड़ूंगा। इसलिए अशोक को द ओनली किंग माना जाता है पूरी हिस्ट्री में जिसने एक वॉर को जीतने के बाद वॉर को त्यागा। देखो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रूलर्स हैं जो वॉर को हार गए तो उन्होंने वॉर बंद किया, लेकिन अशोक ऐसा रूलर है जिसने वॉर को जीता और उसके बाद वॉर को बंद किया। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं कलिंगा वॉर के बारे में देखते हैं उसमें क्या लिखा है। अपने इंस्क्रिप्शंस में अशोक ने डिक्लेयर किया कि अपने किंग बनने के 8 साल के बाद मैंने कलिंगा को कॉन्कर किया, जिसमें से 1.5 लाख लोगों को कैप्चर किया गया है, 1 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं, और इतना खून देख के मेरा दिल दुख से भर गया है। मुझे ये समझ में आया कि जब भी किसी इंडिपेंडेंट लैंड को कॉन्कर किया जाएगा तो लाखों लोग मरेंगे और उससे भी ज्यादा लोग प्रिजनर्स लिए जा सकते हैं। ब्राह्मण्स की मौत होगी, बुद्धिस्ट मॉन्क्स की मौत होगी, वो लोग लोग अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को अपने सामने मरते हुए देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अशोक ने कहा कि इस वॉर के बाद चूंकि मैं सैड हूं तो अब मैं धम्मा को ऑब्जर्व करूंगा और दूसरों को भी धम्मा के बारे में बताऊंगा। अशोक का यह कहना है कि लड़के लोगों से जीतने से अच्छा है कि मैं धम्मा के थ्रू लोगों को जीतूं, यानी कि मैं अपनी टीचिंग्स, अपनी फिलॉसफी, अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू लोगों को जीतने की कोशिश करूंगा, ना कि वॉर के थ्रू। और मैं इस मैसेज को इंस्क्राइब करके जाऊंगा फ्यूचर के लिए, ताकि मेरा बेटा और मेरा पड़ पोता भी वॉर के बारे में ना सोचे। लेकिन इसके मरने के बाद, अशोका के मरने के 50 साल के अंदर ही मौर्यन एम्पायर तबाह सा हो रहा था। इनके बेटों में, अशोक के बेटों में इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो अशोक जैसा एफिशिएंट रूल को मेंटेन कर पाए। ठीक है, अब धम्मा एक प्राकृत वर्ड है। इस धम्मा का संस्कृत में जो ट्रांसलेशन है वो धर्म है। समझ गए? तो यहाँ पे कलिंगा वॉर की वजह से अशोक के एटीट्यूड में क्यों चेंज आया? ऑब्वियसली बात, एक रीजन हमने देखा कि बहुत ज्यादा ब्लड शेड हो गया, बहुत ज्यादा लोग मर गए थे, तो ये देख के उसको लगा कि भाई अब ये सब बंद करना चाहिए और प्यार के थ्रू लोगों को जीतना चाहिए, ना कि लड़ाई के थ्रू। आगे देखते हैं, व्हाट वाज अशोक धम्मा। अशोक का धम्मा, धम्मा प्राकृत में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं धर्मा। तो ये संस्कृत का धर्मा था क्या, देखते हैं। अशोक का धम्मा बोलता है कि हमें किसी भी यज्ञ में किसी तरीके का सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी गॉड की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अशोक ने बोला कि मैं चूंकि राजा हूं तो मैं फादर हूं, और मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी मेरी प्रजा है, वो मेरे बच्चे हैं। इसीलिए मेरी ये ड्यूटी बनती है, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों को चीजों को सिखाऊं। और उसकी जो टीचिंग्स थी ना, वो बुद्ध धर्म की टीचिंग्स पे बेस्ड थी। बुद्ध धर्म की टीचिंग्स का बेस क्या है, ये मैं चैप्टर 6 में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। बौद्ध धर्म के बारे में, या फिर दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में, जैसे कि वैशेषिका हो गया, मीमांसा हो गया, या फिर आप जैनिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी पे जाके देखिए, वहां पे मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ।
फिर जब अशोक धम्मा फैलाने के लिए आगे आया तो अशोक ने आराम से धम्मा नहीं फैला पाया, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। क्या प्रॉब्लम्स थी भैया? अंपायर के अलग अलग हिस्से में लोग अलग अलग तरीके के रिलीजन्स को फॉलो करते थे। ठीक, कुछ जगह बौद्ध बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं, कुछ जगह हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हैं, कुछ जगह जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर एनिमल सेक्रीफाइस करने की आदत पड़ चुकी थी उस समय पे। अब एनिमल सेक्रीफाइस करने की आदत पड़ चुकी है और अशोक कह रहा है कि आप एनिमल्स को सेक्रीफाइस मत करिए, मार के नॉनवेज ज्यादा मत खाइए। फिर स्लेव्स और सर्वेंट्स को बहुत इल तरीके से ट्रेड किया जाता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्लेव, दास और दासी को प्रॉपर्टी समझा जाता था ओनर की, और वो ओनर जो चाहे उनके साथ करता था। और अशोक बोल रहा है कि आप दास और दासी को ठीक से करिए। फिर कई बार फैमिलीज में भी क्वारल होता था, नेबर्स में भी क्वारल होता था। तो अशोक का ये समझता था, अशोक को लगता था कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए अशोक ने कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। इन ऑफिसर्स का नाम था धम्म महामत्ता। धम्म महामत्ता इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। धम्म महामत्ता वो लोग होते थे जो जगह से जगह जाते थे और लोगों को अशोक के धम्म के बारे में बताते थे, अशोक के धर्मा के बारे में बताते थे। फिर अशोक ने अपने मैसेज को बहुत जगहों पे इंस्क्राइब भी कराया, पिलर्स पे इंस्क्राइब कराया, रॉक्स पे इंस्क्राइब कराया, ताकि लोग उनको पढ़ सकें। और अशोक ने स्पेसिफिक ऑफिसर्स को भी डिप्यूट किया कि मान लीजिए अगर कोई उसके मैसेजेस को नहीं पढ़ पा रहा है तो वो ऑफिसर्स पढ़ के बताएंगे लोगों को कि इसमें एक्चुअली में लिखा क्या है। अशोक ने न केवल इंडिया में इस चीज को फैलाया, अशोक ने दूसरे देशों में भी दम फैलाने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और मैसेंजर्स को भेजा। ये देश थे इजिप्ट, सीरिया, ग्रीस और श्रीलंका। ठीक है। फिर अच्छा, इनको आप मैप 6 में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं। मैप 6 खोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको नजर आ रहा है मैप। अगर यहां से देखा जाए तो ये इंडिया दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है श्रीलंका। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान से और ऊपर चले जाएंगे तो आपका यहाँ पे अफगानिस्तान है। ठीक है, इधर देखते हैं, ये आपका ईरान का पोर्शन आता है। इसमें टर्की कहां पे आएगा? तो ये आपका टर्की का पोर्शन आता है फ्रेंड्स, टर्की। ऊपर यहां पे आपका ग्रीस का पोर्शन आता है और इसके नीचे यहां पे आपका सीरिया आएगा फ्रेंड्स। सीरिया एक्चुअली में मेडिटेरेनियन ओशन को भी टच करता है और यहां पे आपका इजिप्ट है। तो इजिप्ट, ग्रीस, टर्की, सीरिया, ईरान हमने सब आइडेंटिफाई किया मैप पे। आप इसको पॉलिटिकल मैप पे भी देख सकते हैं खोल के। अपना एटलस खोलिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। जो जगह मैंने मार्क की है मैप में उनके साथ उसको मिलाने की कोशिश करिए। फिर अशोका ने बहुत सारी रोडें बनवाई, गड्ढे खुदवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए, ह्यूमन बींग्स के और एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी खुलवाए अशोक ने। तो अशोक ने इस तरीके की जब चीजें करनी शुरू की ना फ्रेंड्स, तो लोगों को भी लगा कि भाई फाइनली एक ऐसा राजा आया है जो हमारे बारे में ज्यादा सोच रहा है और पीस को लेके आ रहा है। और देखिए देखिए, जो वॉर्स होते हैं ना, राजा ज्यादा वॉर्स करवाते हैं क्योंकि उनको भूख होती है ज्यादा लैंड के ऊपर कब्जा करने की। जो आम जनता होती है ना, वॉर से आम जनता की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आम जनता को प्रॉब्लम ही होती है जंगों से, इसलिए आम जनता तो हमेशा ही चाहती है कि लड़ाई ना हो। और उनको ये चीज मिल रही थी अशोक के टाइम पे, तो आम जनता ने भी अशोक का सपोर्ट किया, अशोक को फॉलो करना शुरू किया। यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं, रामपुरवा बैल है, इसको पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर है। मौर्य पिलर के साथ था, ये मॉडर्न पिलर पाया गया है रामपुरवा नाम की जगह बिहार में। उसका एक पार्ट था ये रामपुरवा बैल। अब इस रामपुरवा बैल को राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। उस समय के स्कल्प्टर्स का बहुत ऑसम वर्क है। ये देखिए, एक पिलर के साइड में जुड़ा हुआ है। तो अब इसको कहां रखा गया? राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अब हम बात करते हैं अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स। अशोक का मैसेज क्या था? देखिए, पीपल जो उस समय के लोग थे अलग अलग तरीके के रिचुअल्स करते थे। वो तब रिचुअल्स करते थे जब वो बीमार होते थे, वो तब रिचुअल्स करते थे जब उनके बच्चों की शादी होती थी, जब उनके बच्चे पैदा होते थे, जब वो किसी जर्नी पे जाते थे। अशोक ने आइडेंटिफाई किया कि इन रिचुअल्स में बहुत सारा पैसा खत्म होता है, इन रिचुअल्स में बहुत सारे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और मिलता कुछ भी नहीं है। इसीलिए अशोक ने बोला कि ये सब प्रैक्टिसेस ना करके आप कुछ ऐसा करिए जो फ्रूटफुल हो। अब फ्रूटफुल क्या होगा? आप अपने स्लेव्स को, अपने नौकरों को, दास दासियों को इज्जत के साथ उनसे बर्ताव करिए। तो जब आप इज्जत के साथ उनके साथ बर्ताव करोगे तो वो भी आपको मानेंगे। डर के तो हर कोई मानता है, लेकिन प्यार से अगर आप किसी का ध्यान रखते हो तो वो आपकी बात ज्यादा मानेगा। आप अपने बड़ों की इज्जत करिए। आप सारे क्रिएचर्स को कंपैशन के साथ ट्रीट करिए। अगर आप सारे क्रिएचर्स को कंपैशन के साथ ट्रीट करोगे तो इसका मतलब है कि आप मार के जानवरों को कम खाओ या ना खाओ। आप ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को गिफ्ट दो।
इससे भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, ये भी मानना था अशोक का। अशोक का यह कहना था कि आप अपने रिलीजन की तारीफ कर रहे हो और अगर दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप गलत हो। ना आप दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करो और ना आप अपने रिलीजन की तारीफ करो। आप हर रिलीजन को रिस्पेक्ट दो और अपने रिलीजन को भी रिस्पेक्ट दो, साथ साथ दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट दो। क्योंकि अगर आप अपनी रिलीजन की तारीफ करके दूसरे के रिलीजन की बुराई कर रहे हो तो आप अपने रिलीजन को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है। और अशोक की इन आइडियोलॉजीज को इवन हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने बोला हिज एडिक्ट्स यानी अशोकास एडिक्ट्स इंस्ट्रक्शंस विल स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। यानी कि अशोक ने जो उस समय कहा उसको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद बोला कि भाई ये ऐसी चीजें हैं जिनको आज भी हम मान के काफी कुछ इनसे सीख सकते हैं। अब यहां पे देखिए नीचे ब्रह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ज्यादातर जो इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट से निकली हैं। 100 सालों में इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट से अलग अलग लैंग्वेजेस निकली हैं। ए वर्ड को, ए लेटर को यहाँ पे अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा गया। तो अर्ली ब्रह्मी में इस तरीके से लिखा गया। देवनागरी इसको तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, बंगाली में ऐसे लिखा जाता है। मलयालम और तेलुगु तमिल थोड़ा अलग है, क्योंकि मलयालम और तमिल एक अलग ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस को आते हैं, द्रविडियम ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस को बिलोंग करते हैं, तो इनकी स्क्रिप्ट काफी अलग है। अब यहाँ पे चाइना से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खासकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से रिलेटेड। मौर्य अंपायर से कुछ समय पहले यानी अभी से 2400 साल पहले, ठीक है, यानी लगभग बात हो रही है 400 बीसी की, उस समय पे जो चाइना में एम्पायर था उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाना शुरू किया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को उन्होंने इसलिए बनाया ताकि वो अंपायर के नॉर्दर्न फ्रंटियर को पैस्टोरल पीपल से बचाना चाहते थे, यानी वो जो पैस्चर्स थे जो अपने हर्ड्स को लेके इधर उधर घूमते रहते थे वो चाइना के अंदर ना घुस पाए। और इस वॉल में एडिशंस करते रहे वो लोग 2000 सालों तक, क्योंकि एम्पायर का जो आप कह सकते हैं ना बाउंड्री थी वो रेगुलरली शिफ्ट हो रही थी। तो ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और पत्थर और ईंटों की बनी हुई है। हजारों लोगों ने काम करके इस वॉल को बनाया और लगातार इस वॉल पे बहुत सारे वॉच टावर्स हैं, हर 100-200 मीटर पे एक वॉच टावर है। अब यहां पे देखिए कि चाइनीज एम्परर और क्या अशोक के एटीट्यूड में कुछ फर्क है। चाइनीज एम्परर क्या चाह रहे हैं कि भैया दूसरी जगहों से लोग हमारे अंदर ना आए, पैस्टोरल पीपल हमारे पास ना आए। क्या अशोक का कुछ ऐसा एटीट्यूड था कि भाई उसके एम्पायर में बाहर के लोग ना आए? ये आपको आइडेंटिफाई करना। ऑब्वियसली अशोक का ऐसा एटीट्यूड नहीं था फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको ये सिचुएशन एक दे रखी है, इसको इमेजिन करके आप क्लास में अपने बच्चों के साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमने एम्पायर समझा, कैपिटल समझा, प्रोविंस समझा, धम्मा समझा, मैसेंजर समझा, ऑफिशियल समझे फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट डेट यहाँ दे रखी है कि मॉडर्न अंपायर की शुरुआत अभी से लगभग 2300 साल पहले हुई है, यानी 2000 एडी से लगभग 2300 साल यानी कि 300 बीसी के लगभग शुरू हुई है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैप देखा हमने, मैप पे हमको इंपॉर्टेंट चीजें नजर आई। यहाँ पे ईरान था, आपको मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स, बीच में इराक है, इधर सीरिया है, नीचे जॉर्डन और इजराइल भी आता है, यहाँ पे गाजा पट्टी है, इधर इजिप्ट है, इधर टर्की है, इधर ग्रीस है, ऊपर की तरफ यूरोप शुरू हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इलाका, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, ये इलाका भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें देखिए जो इंडिया आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा इलाका चाइना का है, ऊपर की तरफ मंगोलिया है, उसके और नॉर्थ में चले जाएंगे तो रशिया है। एक सवाल मैं आपको बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स कि देखिए क्या मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है? देखिए मंगोलिया के नॉर्थ में रशिया आता है, साउथ में चाइना आता है। क्या मंगोलिया समुंदर के साथ बाउंड्री बनाता है? ये एक मैंने बस आपको क्वेश्चन दिया, आप एटलस में इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। फिर यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखनी है फ्रेंड्स, कुछ कलर्स है, जैसे कि ये जो डार्क रेड कलर्स हैं ये वो रूट्स हैं जो चाइनीज रूलर जिस पे कंट्रोल करते थे, और ये जो ऑरेंज वाला कलर है ये वो रूट्स हैं जो ईरान के रूलर्स कंट्रोल करते थे। यानी यहाँ पर्शिया दिख रहा है और इसके आसपास जो लाल लाल रंग की जो लाइनें हैं ना, ये वो रूट्स दिखा रहे हैं जिसके ऊपर कंट्रोल किसका था? जिसके ऊपर कंट्रोल था ईरान का। ग्रीन में जो ये रूट्स दिख रहे हैं ये वो रूट है जिसपे कुशानों का कंट्रोल था। फिर जो डार्क रेड है इस पे जो कंट्रोल था वो था चाइनीज रूलर्स का। तो ये जो डार्क रेड है वो कहां दिख रहा है आपको? वो इधर दिख रहा है, चाइनीज का रूल था इस पे। समझ गए फ्रेंड्स? आप ये जो कलर के रूट है ये इंपॉर्टेंट सी रूट्स थे, ये आपको यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं, रेड सी के थ्रू होते हुए निकल रहे हैं ये। और एक फाइनल कलर बचा हुआ था, ये कुछ रूट्स थे जो रोमन एम्पायर कंट्रोल करते थे, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ये रूट्स, ये वाले
इन रूट्स को रोमन एम्पायर कंट्रोल करते थे। अब देखिए बेसिकली वो राज कंट्रोल करेगा जहां पे उस राज के रूलर्स का राज रहा हो। तो ऑब्वियसली बात है कि अब उस समय पे हल्का फुल्का देखिए आइडिया ले लीजिए फ्रेंड्स, ये रूट ऑब्वियसली उस जगहों से निकलेंगे जिन कंट्रीज के राजा इन रूट को कंट्रोल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। धीरे धीरे चीजें और जब मैप का इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो यहां पे हमने कुछ राजे रजवाड़ों की बात की, जैसे कि हमने मौर्य जो शासक थे उनके बारे में बात की, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की, बिंदुसार के बारे में ज्यादा बात नहीं की, थोड़ा बहुत अशोक के बारे में बात की। आगे हम बहुत सारे राज देखेंगे फ्रेंड्स। मॉडर्न अंपायर कोलैप्स हो गया लगभग 2200 साल पहले, यानी 200 बीसी तक लमसम मॉडर्न अंपायर पूरा कोलैप्स हो चुका था और उसकी जगह पे बहुत सारे नए किंगडम्स उठने शुरू हुए। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, नॉर्थ पार्ट में इंडो ग्रीक्स आए रूल करने के लिए। एक सेंट्रल एशियन होर्ड आया जिनको साकास बोलते हैं। उन साकास ने अपने किंगडम बनाए नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, वेस्टर्न इंडिया में। कुछ किंगडम 500 साल तक चले। फाइनली शाकास को किसने हराया? गुप्ता किंग्स ने। चैप्टर 10 में गुप्ता किंग्स के बारे में बात करेंगे। शाकास के बाद आए कुषाण, ठीक है, तो कुषाण के बारे में बात करेंगे, शक के बारे में बात करेंगे। शाकास और कुषाणास और इंडो ग्रीक रूलर्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी पे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को जाके देखिए फ्रेंड्स, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री और मीडियल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को। फिर नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में मौर्यास का एक जनरल उभरेगा जिसका नाम है पुष्यमित्र सुंगा। वो सुंगा डायनेस्टी की स्थापना करेगा। उसके साथ साथ एक और डायनेस्टी उठेगी, कानवा डायनेस्टी, उसकी शुरुआत होगी। तो ये शुंगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी के बारे में भी मैंने अपने चैनल पर बता रखा है और एनसीईआरटी में भी मैं कवर करूंगा। फिर साउथ में अगर बात की जाए तो सतवाहना डायनेस्टी उभर के आएगी फ्रेंड्स। वाकाटाकाज उभर के आएंगे सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। साउदर्न इंडिया में जाएंगे तो चोलास, चेरास, पंड्यास ये उभर के आएंगे। चोला का राज तो बहुत समय तक रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पल्लवास के बारे में भी बात करूंगा आगे मैं, चालुक्यास के बारे में भी बात करूंगा। देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत डिटेल में इन चीजों को समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे फ्रेंड्स कि इन राज का उदय कैसे हुआ, किन किन जगहों पे ये लोग राज किया करते थे, इनके रूलर्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके रिस्पेक्ट में आपके सामने आ चुके थे। बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे उस समय पे जिसमें ऑर्डिनरी मैन और वुमेन ने एक मेजर रोल प्ले किया है। ऑर्डिनरी मैन और वुमेन ने एग्रीकल्चर को बढ़ाया है। नए टाउन्स की शुरुआत हुई, क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ा। ट्रेडर्स ने नए नए लैंड रूट्स खोज निकाले सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सी रूट्स खोज निकाले वेस्ट एशिया पहुंचने के लिए, ईस्ट अफ्रीका पहुंचने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया पहुंचने के लिए। समझ रहे हो, ये सी रूट्स मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाए भी थे कलर से। नए नए टेम्पल्स की स्थापना हुई, स्तूपास की स्थापना हुई, किताबें लिखी गई, बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज करी गई। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स चीजें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। ये जितने भी अलग अलग रूलर्स मैंने शक, कुषाण, चेर, चोल, पंड्य जिनकी भी बात की, इनको मैं आगे इस बुक में कवर करूंगा। वैसे तो मैं अपनी प्लेलिस्ट में बता चुका हूं, आप वहां पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये चीज बहुत डिटेल में कवर की जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब मत किए मत जाइएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड्स। काफी एफर्ट लगता है इन वीडियोस को बनाने में, तो अगर आप शेयर कर दोगे, कुछ लोग देख लेंगे तो बहुत सपोर्ट मिलेगा। बस इतनी ही हेल्प चाहिए आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, अपना ध्यान रखिए।